जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज है संडे और आज के इस क्लास में मध्य से सिपाही के लिए जीके जीएस क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और इस रिवीजन प्रैक्टिस सेट में आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, आप सभी को प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर नीचे लाइव चैट में बताना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो चलिए पहले प्रश्न के लिए आप सभी फटाफट से आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल सही आंसर किए हैं। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। दूसरा प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बिल्कुल सोच समझकर आंसर देना है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो दूसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे डी ऑप्शन दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था यह भी पूछा जाता है। तो 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। बोध गया में। पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। महावीर स्वामी की बात करें तो जैन धर्म के आखिरी और 24वें तीर्थंकर है। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। तो याद रखिएगा वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, जबकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। और गुरु नानक देव जो है सिखों के पहले गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखना है। शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा है। देखिए, शैशव हो गया, मनुष्यता हो गया, पशुता हो गया, ये सभी जो है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। एक आदर्श ईंधन वह है जो, सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर बताइए। एक आदर्श ईंधन वह है जो क्या हो, सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीय मान वाला हो। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। पांचवा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न हम लोगों ने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट में किया हुआ है, इसलिए किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। और देखिए, आज आपको 50 प्रश्न में से कम 45 प्रश्नों का सही आंसर करना होगा, तभी आपकी तैयारी बेस्ट है। तो पांचवें प्रश्न का आंसर जो बच्चे मुंशी प्रेमचंद को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। आगे देखिए, दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है। चलिए 6 के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल सोच समझकर आंसर देना है। दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है। देखिए दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण वह आकर्षण बल है जो दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। और ये क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षण बल है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा हमेशा आकर्षक। आगे देखिए, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वह कहलाते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न को हमने प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत बार बताया है और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने बच्चे को याद है। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है।
ये प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही आंसर किए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जबकि जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है। चलिए आंसर बताएंगे। ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन क्या है? तो ये रेलवे है। ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, आंसर बताएंगे। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे 10 का आंसर क्या हो जाएगा? अपनी अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना, ये वैश्वीकरण का मतलब होता है। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन कौन सा है? चलिए 11 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन का नाम क्या है? तो याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। केंद्रीय सतर्कता आयोग है। और आपसे पूछा जा सकता है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो याद रखिएगा संथानम समिति। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना होती है। वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से होता है। चलिए आंसर बताएंगे और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो 12वें प्रश्न का आंसर बहुत बच्चे ए ऑप्शन दिए हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। मोटापा होता है। वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा? तो 13वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिकरण। याद रखना है। ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। केचुए में श्वसन अंग का नाम क्या है? ये प्रश्न भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। केचुए में श्वसन अंग का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, केचुए में कोई खास श्वसन अंग नहीं होता है। इसमें श्वसन गिली त्वचा के माध्यम से होता है। तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, गिली त्वचा। और देखिए दोस्तों, केचुआ जो है ये एक द्विलिंगी जीव है। तो याद रखना है, ये द्विलिंगी जीव है केचुआ। निम्नलिखित में से कौन महाभाष्य के रचनाकार है? चलिए 15 के लिए आंसर बताएंगे आप सभी। निम्नलिखित में से कौन महाभाष्य के रचनाकार है? तो 15 का आंसर जो भी बच्चे ए ऑप्शन दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, पतंजलि। देशबंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का 38वां अधिवेशन बिहार के किस जिले में हुआ था? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। चित्तरंजन दास को देशबंधु की उपाधि दी गई है, यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है। और चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में 38वां अधिवेशन कांग्रेस का जो हुआ था बिहार के गया में, कब हुआ था? तो 1922 में। डेट भी याद रखना है। 38वां अधिवेशन कब होता है? 1922 में। बिहार में राजेंद्र स्टेडियम कहाँ स्थित है? और दोस्तों, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो देखिए दोस्तों, बिहार में राजेंद्र स्टेडियम जो है ये छपरा में है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कहां पर IIFA अवार्ड समारोह 2022 का आयोजन किया गया? चलिए 18 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ आप लोग डेली टॉपिक वाइज जीके जीएस की भी क्लास करें, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके, क्योंकि इस बार बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मद्य निषेध सिपाही का एग्जाम इस बार निकालना है। तो डेली टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा।
उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। उस चैनल पर डेली शाम 4 बजे टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास चलती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अबू धाबी में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? चलिए 19 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। ये करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं और आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न करंट अफेयर्स से भी पूछे जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? सही जवाब है मानवता के लिए योग। और योग दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो ही बच्चे डी बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है मधेपुरा है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो देखिए दोस्तों, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है ये नर्मदा घाटी में मिला है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? चलिए 22 के लिए आंसर कीजिए आप सभी फटाफट से। तो अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पाणिनि। कौन है? पाणिनि। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी बच्चे इसका आंसर बी बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है धौलावीरा से साक्ष्य मिला है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहा का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किस वेद में मिलता है? तो देखिए ये मिलता है यजुर्वेद में। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे पुराणों की संख्या टोटल कितनी है? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो जो भी बच्चे बी ऑप्शन दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है अवंतिका जो है उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था। हर साल महिला उद्यमिता दिवस कब मनाया जाता है? और देखिए दोस्तों, दिवस से संबंधित आपके एग्जाम में कंफर्म एक प्रश्न पूछा जाता है। तो दिवस से संबंधित आपको जितने भी प्रश्न कराएंगे सभी को याद कर लीजिएगा। तो महिला उद्यमिता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाता है 8 मार्च को। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। इन सभी पॉइंट को ध्यान रखना है। भारत के संविधान में किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है? तो देखिए ये बताया गया है पहली अनुसूची में। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। वर्तमान में टोटल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय संविधान में पहली बार कब संशोधन किया गया था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन हुआ था 1951 में। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। और इस संशोधन के तहत क्या हुआ था? तो 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था।
तो फिलहाल यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1951। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? चलिए 29 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको काफ़ी बार बताया है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय और सबसे नया उच्च न्यायालय अभी कौन बना है, तो अमरावती उच्च न्यायालय। और भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है ये है कलकत्ता उच्च न्यायालय। देखिए दोस्तों, ऑप्शन में जितने भी उच्च न्यायालय दिए गए हैं सभी की स्थापना 1862 में होती है, लेकिन सबसे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। चलिए सभी को बता देते हैं। देखिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1 जुलाई 1862 को, यहाँ पे लिख देते हैं 1 जुलाई 1862। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1862 को। मद्रास उच्च न्यायालय 15 अगस्त 1862 और बम्बई उच्च न्यायालय 14 अगस्त 1862। तो सबसे पहले जुलाई यानी कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। निम्नलिखित में से किसे अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, अरब सागर की रानी जो है कोच्चि को कहा जाता है। केरल क्षेत्र में पड़ता है कोच्चि, ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? चलिए 31 के लिए आंसर बताएंगे। गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? तो सही जवाब है सी ऑप्शन, सहारा मरुस्थल जो है ये गैर ध्रुवीय मरुस्थल है। और सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है, ध्यान रखना है। और ये कहाँ पर है? तो अफ्रीका में है। अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? और दोस्तों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से लाइक करें। तो अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है। देखिए, नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और ये अरब सागर में जाकर गिरती है। भारत के विभाजन की घोषणा किस दिन हुई थी? चलिए आंसर बताएंगे। भारत के विभाजन की घोषणा किस दिन हुई थी? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 जून 1947 को। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में मदद के लिए निम्नलिखित में से किस संगठनों का गठन भारत से बाहर नहीं हुआ था? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 34 का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब होती है? दिल्ली में। कब? 1928 में। स्वतंत्रता से पहले भारतीय जूट मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? चलिए आंसर बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्रता से पहले पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल में, याद रखना है, बंगाल में। और जूट सबसे अधिक किस राज्य में उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? बिल्कुल सही आंसर किए हैं राजा राम मोहन राय को। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा और इसमें इन्होंने सहयोग दिया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? देखिए, पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा युद्ध होता है 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। तीसरा युद्ध होता है 1761 में। और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो मराठों ने। तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर का विरोध किया था? ध्यान दीजिए, यहाँ पे अहमदनगर पूछा जा रहा है। तो अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर का विरोध किया था? तो सही जवाब हो जाएगा रानी दुर्गावती।
ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है, याद रखना है रानी दुर्गावती। आगे देखिए, इनमें से कौन सा विकल्प मृत व्यक्ति के लिए एक स्मारक नहीं है? तो 39 का आंसर क्या होगा? देखिए, ताजमहल जो है मृत व्यक्ति की याद में बनाया गया था, बीबी का मकबरा भी, लेकिन चार मीनार जो है ये किसी भी मृत व्यक्ति के लिए नहीं बनाया गया था। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है। किस राज्य वंश की राजधानी चित्तौड़गढ़ में थी? चलिए 40 के लिए आंसर बताएंगे। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपसे एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सिसोदिया। मुगल चित्रकारी किनके शासन काल में पराकाष्ठा पर थी? तो 41 का आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइए। तो जो ही बच्चे जहांगीर बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। जहांगीर के शासनकाल में। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? देखिए दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 ईस्वी में और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है 1608 में स्थापित किया था। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? चलिए 43 के लिए आंसर बताएंगे। तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका सही जवाब है। नादिर शाह किनके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद शाह। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किनका था? तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन अकबर का था और अकबर ने ही 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके अनुशंसा पर पड़ी थी? ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है, यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड मैकाले, याद रखना है लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है। कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से आंध्र प्रदेश नहीं आता है। समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? यहाँ पे समुद्र पार होगा, ठीक है। समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? तो याद रखिएगा ये श्रीलंका है। कौन सा है? श्रीलंका है। हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? चलिए आंसर बताएंगे। देखिए, हिमालय पर्वत जो है वलित पर्वत का उदाहरण है और हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करें।